हेलो वन, यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यहां पर एक बेहतर सीरीज। ये एक गाइडेंस सीरीज है जिसके माध्यम से मैं यूपीपीसीएस एग्जाम को शून्य से शिखर तक अर्थात हर एक पहलुओं को लेकर यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं। यहां पर आपको गाइड करूंगा कि सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि यूपीपीसीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ सकता है, आपको किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, आपको क्या चीजें करनी होंगी और किन चीजों से दूर रहना होगा। अध्ययन सामग्री से लेकर रणनीतिक पहलुओं तक चर्चा होगी। परीक्षा के पैटर्न से लेकर इसमें होने वाले बदलावों को लेकर चर्चा होगी। पढ़ने की रणनीति से लेकर इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी क्या कर सकते हैं, आप इसे कैसे अपने हिसाब से बेहतर बना सकते हैं, उन पर चर्चा होगी। इसमें आपकी समस्याओं को आपके लिए क्या समाधान हो सकता है, उनसे यहां पर उनका निराकरण भी किया जाएगा। अर्थात एक ऐसी सीरीज जिसमें यूपीपीसीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर समस्याओं को दूर करना और हर एक बेहतर समाधान आप तक पहुंचाने का मेरा कार्य होगा। तो इसलिए जो भी बच्चे हैं, चाहे वो फ्रेशर हों, चाहे वो इस एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हों, चाहे वो बच्चे जो कि यहां पर इस एग्जाम को बार बार दे रहे हैं और किसी न किसी कारणवश यहां पर देखा जाए उनका नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि यहां पर नौकरी पेशा हैं और समय प्रबंधन के साथ जूझ रहे हैं, ऐसे कोई भी अभ्यर्थी, हर एक अभ्यर्थियों की समस्याओं पर चिंता जो भी है उनका समाधान मैं इस सीरीज के माध्यम से करूंगा। मैं हर संडे यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर के एक विशेष पहलू पर चर्चा करूंगा और उसको लेकर के आप सभी को यहां पर कहूंगा कि उसे आप फॉलो भी करें। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है, यूपीपीसीएस की जो तैयारी करने वाले हैं छात्र हैं, हम कहें कि अगर मुझे कहना है कि आपको आता है नहीं आता है, मुझे डजंट मैटर, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर आप जीरो से अगर स्टार्ट करना चाहें, चाहे वो फ्रेशर्स अभ्यर्थी हों या जिनका नहीं हुआ है एग्जाम में, आपको देखा जाए डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं या क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनको अगले साल फिर से जीरो से अर्थात प्रीलिम से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसे पहला जो हमारा सेशन है उसको हम जीरो से कैसे तैयारी करें यूपीपीएससी को, इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और जब बात जीरो से आती है, जीरो का मतलब होता है जहां आपको कुछ नहीं पता है, और जब आपको कुछ नहीं पता है तो यहां पर पहला सवाल होता है कि आपको लिए यहां पर ये एग्जाम क्या है, क्यों करना है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहां पर मेरे लिए दो सवाल हमेशा आपके लिए पहले आएंगे और आपसे सभी से मैं चाहूंगा इसका सवाल आप बहुत ईमानदारी से इसका जवाब भी दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हर अभ्यर्थी दीजिएगा, और मैं चाहूंगा सभी लोग रेगुलर रहिएगा। इस सीरीज को हर कोई व्यक्ति जरूर फॉलो करे, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें मैं करने जा रहा हूं जो मोस्टली आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको यहीं पर मैं बताऊंगा। और इसको अगर आप लागू करते हैं तो यहां पर आप इस एग्जाम को क्रैक करने में यहां पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, ईमानदारी से मैं कहूंगा जवाब दीजिएगा कि इस एग्जाम को जब भी आपने तैयारी करनी शुरू की या आगे करना चाह रहे हैं या आपका मन है कि मैं कर रहा हूं, तो मेरा सवाल है कि क्यों कर रहे हैं। क्यों इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि रीजन क्या होता है कि इस एग्जाम को तैयारी करने के रीजन बहुत होते हैं। एक व्यक्ति को मोटिवेशन बहुत जल्दी आता है इस एग्जाम की तैयारी करने को लेकर के, लेकिन ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा, कल पढ़ने बैठे और 2 महीने बाद क्रैक हो जाएगा। कई बार इस दौरान इसमें समय लगता है और उस समय के दौरान आप अपना मोटिवेशन जो होते हैं वो खो देते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं, फोकस खो देते हैं, और उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी में जब आप घुस जाते हैं तो ये फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और ये एक पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करती हुई चली जाती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो यदि ये लक्ष्य आपका नहीं है, यदि ये सपना आपका नहीं है, यदि ये ड्रीम आपका नहीं है, या फिर आप किसी अन्य के पर्पस से, आप किसी अन्य के पुश के कारण यहां पर इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो मैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों से कहूंगा कि देखिए, ये जब तक आपके लिए मोटिवेशन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ड्रीम नहीं है और आपका अपना सपना नहीं है, तो आप इस एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल मत आइए। अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं तो पहले इस एग्जाम को छोड़ दीजिए, अगर आप किसी अन्य को के कारण इस एग्जाम को दे रहे हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी, मान लीजिए हो सकता है कि आपका अपना सपना रहा हो इस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं, और हो सकता है आपने बीच में इंटरेस्ट खो दिया है, आपको एग्जाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आप इस एग्जाम की तैयारी छोड़ दीजिए। देखिए, मैं इस बातें क्यों कह रहा हूं, एक ईमानदार टीचर जो होगा अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सही गाइडेंस देगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप तैयारी करते रहो 5 साल 10 साल में, एक बिजनेस नहीं है, एक करियर है ये, ठीक है। और करियर क्या है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप इसके लिए हैं या नहीं है, क्योंकि देखा जाए लाखों लोग भरते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है। उन कुछ में सिलेक्शन जो छात्रों का होता है उनमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है।
जिसमें सबसे पहली चीज जो होता है सही सवाल और उसका सही जवाब पता होना। तो मेरा जो इसीलिए मैं इस सेशन की शुरुआत इसी सवाल से कर रहा हूं और आज का अपना पहला सेशन इसी पर डिपेंडेंट रखूंगा और इसको लेकर के ही हर एक चीज मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको गाइड भी करूंगा, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा भी। लेकिन जो पहला सवाल है वो पहला सवाल इसीलिए है क्योंकि ये बहुत कुछ निर्धारित करता है आने वाले समय में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उत्सुकता, एकाग्रता, संयम, ये ऐसे पहलू हैं जो इस एग्जाम के लिए यहां पे जरूरी होंगे क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में जो सिलेबस है उसको पूरा करने में हो सकता है 1 साल लग जाए। तैयारी करने के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट 1 साल में हो जाते हैं, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्या 2 साल लग जाएंगे। लेकिन 1 से 2 साल, 2 से तीसरे साल में प्रवेश करने के दौरान क्या आप पहले दिन जितना, अर्थात जिस दिन आपने इस एग्जाम की तैयारी, अर्थात जो पहला साल, जो पहला महीना, जितने उत्सुक थे, जितने आप फोकस थे, जितना इंटरेस्ट था, क्या वो 1 साल बाद या 2 साल बाद बीतने के बाद भी उतना रह पाता है? क्या आप उतने ही एक्टिव रहते हैं? क्या उससे बेहतर करने की लालसा बनी रहती है? क्या ये लक्ष्य उतना ही आपको मोटिवेट करता है या नहीं? ये एक बड़ा पहलू है। तो ये सवाल जो है इसीलिए मैं कर रहा हूं कि ईमानदारी से आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा और जो नहीं भी देना चाह रहे, देखिए आप हर किसी से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आपको खुद की सच्चाई पता होती है कि आपको क्या चाहिए, क्या आप इस एग्जाम के लिए बने हैं। आपको इतने सालों के, अगर आप जो एक्सपीरियंस छात्र हैं उनको पता होगा, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी सेम सवाल है कि अगर आप खुद करना चाह रहे हैं और खुद इतने एकाग्रचित हैं, जो आपकी एकेडमिक जो है या एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसमें अपने आप की स्टडी का जो एक पोटेंशियल आपका क्या है वो आपको पता होगा, आप कैसा कर रहे हैं, ठीक है, तो भी इस एग्जाम में प्रवेश करेंगे। इस सवाल के जवाब को जैसे ही आपको मिल जाएगा तो हम इसके दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तो हम चलते हैं चरणबद्ध तरीके से इसके सवाल और इसके जवाबों की ओर। आज मैं यहां पर एक मोटा मोटा आपको सब चीज बताऊंगा और इसके बाद में इनकी डिटेलिंग पर हम अगले वीडियोस में प्रवेश करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक पूरे सिनेरियो में हम क्या क्या चीजें लाने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको कह सकते हैं ये बेसिक है, पहला वीडियो जो है बेसिक्स है जो आपको यूपी पीसीएस को आगे लेकर आपको हर स्तर पे गाइड करने वाला है। तो मेरा पहला सवाल, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है, खुद करना चाह रहे हैं, खुद का मोटिवेशन है, या मम्मी ने कहा है, या पापा ने कहा है, या किसी को देख के हुआ है, या फिर आपको बस अचानक से आपने कुछ देखा उसके कारण आप बहुत मोटिवेट हो गए हैं और तैयारी करना बस चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है सारी चीज़ों को लेकर के और आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ पाएंगे, तो हम इसके दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अगर आप इसका सवाल का जवाब अगर मिल जाता है और आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इस एग्ज़ाम के लिए ही बना हूं, इसे क्रैक ज़रूर कर लूँगा, तो इसके दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरा सवाल जो आपके लिए है, दूसरा सवाल देखिए हमेशा ये होता है जब भी हम किसी एग्ज़ाम के बारे में करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानें। अर्थात अगर आप यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस के बारे में आपको क्या पता है, क्या इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है? क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा छात्र, 90%, ध्यान रखिएगा, 90% से ज्यादा छात्र ऐसे मैंने देखे हैं, जितना मैंने बच्चों के साथ पढ़ाया, जितना मैंने देखा है, उनको जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में नहीं पता होता। अगर मान लीजिए उस एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं पता है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं आपको उसके बारे में ही नहीं पता, क्या है, क्या डिमांड है उसकी, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अगर नहीं पता है, आप ये कहते हैं एक बैटल फील्ड में उतर तो गए हैं, लेकिन उस बैटल फील्ड में लड़ने के लिए आपके पास जो हथियार होने चाहिए आपके पास वो हथियार नहीं। कौन किस तरफ से क्या आपके ऊपर आक्रमण कर देगा आपको कुछ नहीं पता है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप रेडी कैसे हो सकते हैं? तो किसी बैटल फील्ड में उतरने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस बैटल फील्ड के बारे में सब कुछ पता करना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, कहां से क्या हो सकता है, किसकी यहां पर महत्ता है, कौन यहां पर आपके लिए भारी पड़ सकता है, कौन आपको ज्यादा नुकसान, जिसमें आप अच्छे हैं, किसमें आप कमजोर हैं, क्या क्या पहलू हैं इसके, हर एक चीज के बारे में पता करें। तो हम यहां पर सबसे पहली चीज जो पता करेंगे वो आपको, तो अगर आपने ये इसका सवालों का जवाब अगर आपको मिल गया है और आप इस स्टेज को पार करके यूपी पीसीएस के सेकंड स्टेज में आ रहे हैं, तो दूसरा जो सवाल है इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या है, परीक्षा क्या है? मोटे मोटे तो देखिए इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। मोटे तौर पे क्या है परीक्षा, देखिए यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली, यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे प्रशासनिक सेवा है, जो कि स्टेट वाइज है, ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ पर हम कहें तो सबसे बड़ी है।
अब ऐसी स्थिति में यहां पर जो पद आपको निकल के आता है एसडीएम आता है और इसका सिलेक्शन यूपीपीसीएस के द्वारा परीक्षा के द्वारा आयोजित करके किया जाता है। परीक्षा जो है देखा जाए तो वहां पर आपको क्या है 3 अलग अलग चरणों में है, ठीक है, 3 चरण में है। 3 चरण में देखा जाए जो पहला चरण है जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स है, दूसरा चरण जिसे हम कहते हैं मेंस है और तीसरा चरण है जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू है। प्रीलिम्स हमेशा प्रारंभिक परीक्षा कैसी परीक्षा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कितने पेपर होते हैं, इनका पैटर्न कैसा आता है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नए बदलाव आ रहे हैं, क्या ये सब पता है। प्रीलिम्स के बारे में पता होगा, प्रीलिम्स का सिलेबस पता है, पता होना हो सकता है मोटे मोटे तौर पे पता भी हो, लेकिन इसकी गूढ़ता क्या है, इसमें परिवर्तन क्या है, क्या आपको ये पता है, नहीं होगा। मोस्टली छात्रों को मैंने देखा है आपको प्रीलिम्स के बारे में पता है, मेंस के बारे में पता है, इंटरव्यू होता है, हाँ ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मान लीजिए सिलेबस पता भी है तो यहाँ पर आपको सतही तौर पे पता होगा, हाँ इतिहास आता है, भूगोल आता है, ज्योग्राफी आती है, एनवायरनमेंट आता है, साइंस आती है, करंट अफेयर्स आता है, ये पता होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ कि पिछले 5 सालों में इन सब्जेक्ट्स को लेकर के किस टॉपिक में किस तरीके के परिवर्तन आए, प्रीलिम्स में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। 5 साल पहले एनवायरनमेंट में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या 5 साल बाद भी एनवायरनमेंट में वही चीज़ें पूछी जा रही हैं? 100% यहाँ पर देखूंगा तो छात्रों को नहीं पता है। मुझे यही सारी चीज़ें आपको गाइड करनी, अर्थात कि आपको अपने एग्जाम के बारे में सिर्फ पता होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इस एग्जाम में होने वाले परिवर्तन और उसके अकॉर्डिंग आपको एडॉप्ट कर लेना, खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, इस एग्जाम को क्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरा यहां पे जो काम होगा, मैं आपको गाइड सिर्फ यहां पे ये नहीं करूंगा, सिर्फ सिलेबस नहीं बताऊंगा, बल्कि सिलेबस में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप आपको अपनी होने वाली यहां पे रणनीतियों पर भी काम करना होगा, परिवर्तन लाना होगा, उन पर चर्चा करेंगे। तो पूरा एक सिलेबस तो पूरा एक जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का सेशन जो है, होने वाले परिवर्तनों की स्थितियां चरणबद्ध तरीके से इसे समझना जाएगा, जो कि हम यहां पर अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इसके बारे में इस पर काम करेंगे बहुत अच्छे से इन डिटेल वे में। जब आपको परीक्षा क्या है इसके बारे में पता हो जाए, मैं एक बेसिक आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है, बेसिक तैयार कर रहा हूं। परीक्षा का पैटर्न हमने देखा, देखिए प्रीलिम्स कैसा है, प्रीलिम्स आपका देखा जाए तो कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे आपके नंबर जो होते हैं मेरिट लिस्ट के आधार पे आपके चयन का मानदंड नहीं बनते हैं। ये जब आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। प्रीलिम्स में देखा जाए तो आपके 2 पेपर हैं, एक जीएस का रहेगा, एक यहाँ पे सीसेट का रहेगा। जब आप इसे यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देखने मिलता है। अब मेंस में देखा जाए तो मेंस पैटर्न चेंज हो गया, अब मेंस पहले जैसा नहीं रहा, यूपीपीसीएस का पूरा मेंस यहाँ पर चेंज हो गया, सिलेबस पूरा चेंज हो गया। अब इस पूरे सिलेबस को आपने अब तक नहीं समझा होगा, यहाँ पर 50% ज्यादा ऐसे छात्र होंगे जिन्हें सिलेबस की डिटेलिंग तक नहीं पता होगी। खासकर 5वें पेपर और 6ठे पेपर को लेकर के, यूपीपीसीएस को लेकर के कितने परिवर्तन हो गए, क्या चेंजेस आए, नया पेपर जो आया है वो कैसा हुआ है, वो किस तरीके का पूछा गया है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू को लेकर की रणनीति, यहां पर बहुत सारे छात्र हैं जो प्रीलिम्स मेंस में लगे रह जाते हैं, इंटरव्यू को लेकर कोई काम नहीं होता। इंटरव्यू देखा जाए तो एक व्यक्ति का यहां पे व्यक्तित्व के विकास को लेकर बात होती है, लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा है इस पर आप कोई काम नहीं करता है। अगर आप वहां पर काम नहीं करेंगे तो आपके जब तक आपके स्वयं के अंदर बदलाव नहीं आएंगे, जो बदलाव आएंगे वो आपके दैनिक दिनचर्या में आएंगे, वो आपकी पढ़ाई पर आएंगे, वो आपकी हर चीज पर फॉलो अप होते हैं। तो जैसे ही आपके व्यक्तित्व होगा वैसे ही आपकी पढ़ाई, दिनचर्या, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, यूपीपीसीएस की तैयारी के दौरान यहाँ पे अपने आप के व्यक्तित्व पर भी काम करना है, पर्सनालिटी पर भी काम करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तरीके से इंटरव्यू जो होता है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो आपको आंकता है कि एज ए पर्सन आप कैसे हैं, किस तरह के डिसीजन लेते हैं, किन सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, और वो चीजें आपको दैनिक दिनचर्या में अपने आप को बेहतर बनाकर ही लागू किया जा सकता है कि आप एक बेहतर व्यक्तित्व कैसे बन सकते हैं, इन पर भी काम किया जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। इसके बाद फिर आपको, जैसा मैंने कहा कि सिलेबस पता होना, ये तो पैटर्न है। उसके बाद हर एक सिलेबस के बारे में पता होना, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है, इसमें क्या परिवर्तन है, किस तरीके की बुक आपको चाहिए होंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन के पैटर्न यहाँ पर क्या है, कितना बदला हुआ है यहाँ पर इस सिलेबस की डिटेलिंग अर्थात सब्जेक्ट वाइज, इस यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको रिसर्च चाहिए होगी। सब्जेक्ट वाइज रिसर्च करिए, अगर नहीं करते हैं तो बहुत गलती होती है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज अपनी रिसर्च कर लें तो हर एक सब्जेक्ट का एक आपको सेट पैटर्न मिल जाता है कि यहाँ पे देखिए
10 में, 12 में, 15 में, 20 में, 23 में यहां पर क्वेश्चन हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री के भी, एशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आया, कैसे आया, क्या बदला, क्या नहीं बदला, ये सब आपको पता होगा। लेकिन अगर आप इसकी रिसर्च नहीं करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, देखो सिर्फ पढ़ने से भी काम नहीं होता, सही पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कि आपको हो सकता है वो उन पैटर्न पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हो सकता है कि आपको 2-4 साल पहले पूछा जा रहा, जिसकी पूछने की संभावना है वो आप उस पर अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? इन बदलने वाले पैटर्न की स्थितियों से समझें क्या हो रहा है एग्जाम को लेकर के, आयोग क्या सोच रहा है, आयोग क्या जानना चाहता है आपसे, किन चीजों पर आपका फोकस चाहता है। हो सकता है आप फोकस कहीं और रख रहे हैं, आयोग कहीं और जा रहा है। जब आपकी विचारधाराएं अलग होंगी, रास्ते अलग होंगे, तो यहां पर मंजिल एक कैसे होगी। तो इस चीज को समझिए, आयोग क्या आपसे जानना चाह रहा है, उसको लेकर के अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से समझें। इसलिए हर साल के पेपर का एनालिसिस करके ही आप सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, उसका सिलेबस को एनालिसिस करें। दो चीजें हमेशा करिए, सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज उसका पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए, जिससे आपको अपने सिलेबस की एक बेहतर तरीका जानकारी वहां पर मिले। तीसरा काम हमेशा करें, हमेशा यहां पर बिना कोई काम रणनीति के, अर्थात बिना कोई प्लानिंग के कोई काम कभी मत शुरू करिए। और ये प्लानिंग तभी बनाइए जब यहां पर ये काम आप कर लीजिए, इतने चरणों से गुजर जाइएगा, रणनीति तब बनाइएगा। प्लान कभी पहले नहीं बनाया जाता, प्लान तभी बनाया जाता है जब मुझे सामने वाले के हर एक चीज के बारे में पता हो, उसकी मजबूती, कमजोरी, स्थिति, परिवर्तन, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं। जब आपको अपने सिलेबस के बारे में, परीक्षा के पैटर्न के बारे में, होने वाले परिवर्तनों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जब सब चीज पता होगी, तब आप क्या करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, एक प्लानिंग बनाइए कि आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने का क्या रूटीन होगा, किस सब्जेक्ट को क्या समय देना है, कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, किन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किन को समय ज्यादा लगेगा, किन को कम समय में तैयार किया जा सकता है, प्री ओरिएंटेड स्कीम कैसे मैं लेकर चल सकता हूं, मेंस को लेकर मैं क्या ध्यान रखूंगा, इस पर काम करना है। तो रणनीति हमेशा ऐसी होगी, ये भी लेकर आएंगे। रणनीति पर पूरा एक स्पेशल सेशन होगा, सब पर स्पेशल, क्योंकि ये हर टॉपिक जो मैंने आपको बोल रहा हूं, हर एक टॉपिक अपने आप में पूरा एक सेशन है। अगर मैं इसे पूरा यूपी पीसीएस का अभी मैं आपको यहां पर अगर समझाने लग जाऊंगा तो शायद एक ही वीडियो में आप शायद पूरा समझ भी ना पाए मेरी बात और ना फॉलो कर पाए। तो जैसे जैसे मैं वीडियो देता जाऊंगा, जिस टॉपिक में वीडियो लेकर आऊंगा, बस आपको उस टॉपिक को अपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर रणनीति बनानी है। रणनीति जब आप बना लेंगे तो उस रणनीति को अमल में लाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। अब अध्ययन सामग्री में भी कई तरीके आते हैं, बुक्स आएंगी। ठीक है, इसमें बुक्स हो सकती हैं, इसमें न्यूज़पेपर हो सकता है, इसमें मैगजीन हो सकती हैं, इसमें कई बार लोग पीडीएफ भी ले लेते हैं या क्लास नोट्स ले लेते हैं, ऐसी सारी चीजें भी आपको मिलती हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको यूजेस इनका कैसे करना है। कुछ आपके सेल्फ स्टडी नोट्स भी होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, तो ये सब अध्ययन सामग्री के तौर पे आपके पास क्या होगा। अब इसमें भी बुक्स आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, कितनी बुक पढ़नी चाहिए, मैगजीन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना है, कितना समय न्यूज़पेपर को देना चाहिए। ठीक है, मैगजीन कौन सी पढ़नी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट होती है मैगजीन्स को लेकर के, क्या मैगजीन को हम कहीं और से भी कवर कर सकते हैं, क्या डेली पेपर न्यूज़पेपर से पढ़ लेने के बाद हमें करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या देना कर। तो ये सब चीज़ क्या है, अध्ययन सामग्री सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चरण होती है। तो यदि आपको अध्ययन सामग्री अपनी पता हो जाती है, आपको अपनी रणनीति आप बना लेते हैं, तो लास्ट का जो काम यहां पर बचता है वो होती है एक दिनचर्या बनाना, एक रूटीन बनाना। दिनचर्या सिर्फ पढ़ने की कभी मत बनाइए। हमेशा लोग गलती करते हैं कि दिनचर्या का मतलब हमेशा होता है एक डेली रूटीन, और उस डेली रूटीन का मतलब होता है मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस बीच में क्या करता हूं, कब उठता हूं, कब खाता हूं, कब पीता हूं, कब सोता हूं, कब यहां पर अपना पढ़ाई का मेरा काम है, कब मुझे बाहर जाना है, कब मुझे क्या काम करना, हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए समय प्रबंधन। जब अच्छा समय प्रबंधक ही यहां पर देखा जाए तो समय का बेहतर उपयोग कर सकता है, और एक बेहतर समय का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही समय को अपने साथ नहीं, समय से आगे चल सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। दिनचर्या आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक पहलू का ध्यान है, और दिनचर्या में आपको किस चीज को कितना महत्व देना है इसका भी ध्यान रखें। दिनचर्या कभी एक ही पहलू पर फोकस भी नहीं होनी चाहिए कि आपने पढ़ाई ही पढ़ाई करते रह गए।
इससे भी समस्या होती है कि आप कुछ टाइम तक बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार अगर मैंने पहले ही बोला, ये तैयारी ऐसी नहीं कि 2 ही 3 महीने में हो जाएगी। तो आपको एक संतुलित दिनचर्या बनानी, एक ऐसी दिनचर्या जिसके माध्यम से अपनी तैयारी जब शुरू करें तो आपको छोटा गोल नहीं रखना है, आपको एक बड़ा गोल लेकर चलना है, अर्थात साल भर का भी हो सकता है। तो साल भर जो रूटीन आप फॉलो कर सको उस रूटीन को बनाइए, जिसमें पढ़ने के जो आपने पहले दिन जितने घंटे निर्धारित किए हैं वो आप 365 दिन उतने घंटे आप फॉलो कर सको। पढ़ने के साथ साथ मेंटल हेल्थ के साथ साथ यहाँ पर अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, फूड्स पर ध्यान रखिएगा, क्या खाना है क्या पीना है उसमें कोई यहाँ पर गैप नहीं होने चाहिए। मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहें, फिजिकली प्रिपेयर्ड रहें, तभी यहाँ पर इस एग्जाम को आपको बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, उसे क्रैक किया जा सकता है और उस पर आप बेहतर यहाँ पर कह सकते हैं ना, जो लक्ष्य जो सपने आपने देखे हैं वो सिर्फ सपने नहीं, उसे हकीकत बनाने हैं तो उसके लिए उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो दूसरों ने यहाँ पर की, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप तभी आगे रह सकते हैं जब आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का तरीका भी 2 तरीके का है। एक लोग जो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं और एक लोग जो बहुत स्मार्ट परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्मार्ट बनना है, परिश्रम करना है, परिश्रम कहीं नहीं जाएगा, परिश्रम किए बिना इस एग्जाम को सक्सेसफुल होना नामुमकिन है, लेकिन परिश्रम भी स्मार्ट तरीके से करिए, क्योंकि डिजिटल हो चुका है सब कुछ, धीरे धीरे लोग स्मार्ट हो गए हैं। तो अपने आप को भी इस एग्जाम के ओरिएंटेड बेहतर बनाने का कोशिश करिए। हर चीज़ जब तक बेहतर नहीं होगी, आप एग्जाम में लाखों लोगों की भीड़ में एक यहाँ पर बनकर नहीं आ जाते हैं, वो काबिलियत जब तक नहीं आती इस एग्जाम को क्रैक करने में, आप फिर उस मेरिट लिस्ट में नाम आने में समस्या आएगी। ठीक है, तो ये हर एक अभ्यर्थी, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो तैयारी करने के लिए यहाँ पर अभी मन बना रहा है, चाहे उसने तैयारी शुरू कर दी हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, ये हर एक व्यक्ति के लिए ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनको लेकर के मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। जैसे कि पहला जो वीडियो में लेकर आऊँगा परीक्षा को लेकर के क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे, यूपी पीसीएस को लेकर के। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा जैसे कि आपका सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे, सिलेबस के हर एक पहलुओं को लेकर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, सिलेबस का वीडियो काफ़ी डिटेल बनेगा। सिलेबस का वीडियो मैं आपको ऐसा बनाऊँगा जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके लिए मैं लेकर आऊँगा और उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से रणनीति कैसी होनी चाहिए, अध्ययन सामग्री क्या होगी, उसमें बुक्स न्यूज़पेपर को लेकर के वीडियो बनाएंगे और दिनचर्या सब चीज़ों पर वीडियो आएगा, एक एक करके आएगा। तो यहाँ पर आज जो मैंने आपको बोला है ये चीज़ें हैं, इसको फॉलो अप करना है। एक मोटे तौर पर मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, आपको जीरो से तैयारी कैसे करनी है, तो ये है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक अगर आप इसे लेकर चले जाते हैं इन सब चीज़ों को समझते हुए क्रमबद्ध तरीके से, तो आप तैयारी की सही दिशा में एक जीरो से यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसके हर एक पहलू में होने वाली गलतियों ना होने पाए, इसके लिए मैं इनकी डिटेलिंग के साथ आपको लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उसका ईमानदारी से जवाब मैं ज़रूर देखना चाहूँगा जो बच्चे यहाँ पर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कोई यहाँ पर अपने समस्याएं हैं तो वो भी आप मुझसे बताते रहिए। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट किया था, उन पर हमें वीडियो जब भी डिस्कस करूँगा तो उन क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।